नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। देऊंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स अगले आधे घंटे में, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में लोकसभा के चौथे चरण का मतदान जारी। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लगी कतारें। दोपहर 3 बजे तक लगभग 52.60% मतदान दर्ज। वीआईपी चेहरों ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीट पर दोपहर 3 बजे तक 55.49% और उड़ीसा विधानसभा की 28 सीट पर 52.91% वोटिंग। यूपी के दादरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में भी उपचुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, आरजेडी के राज में बिहार में फला फूला अपहरण और फिरौती का उद्योग। गुरुद्वारा पटना साहिब में टेका माथा, लंगर भी परोसा। पीएम वाराणसी में करेंगे रोड शो। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में न पहुंचने पर पूछे सवाल। बताया वोट बैंक का डर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से पर्चा किया दाखिल। रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। क्षेत्र में किए गए कामों का हवाला देते हुए जनता से मांगे वोट। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर साधा निशाना। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ओएसडी द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना आई सामने। भाजपा ने इस वाकये की कड़ी निंदा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। सीबीएसई 12वीं और 10वीं के नतीजे घोषित। 12वीं में 91.52% लड़कियां और 85.12% लड़के उत्तीर्ण। लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 6.40% अधिक। 10वीं में कुल मिलाकर 93.60% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 और झारखंड तथा उड़ीसा की 4 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि तेलंगाना में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान का समय बढ़ाया गया है। इस चरण में 17 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुल 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज ही आंध्र प्रदेश में 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। लोकसभा के चौथे चरण के लिए दोपहर 3 बजे तक 52.60% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 55.49 और उड़ीसा विधानसभा के लिए 52.91% मतदान दर्ज किया गया।
लोकतंत्र के महापर्व में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी भी तय हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। तो लोकतंत्र का ये महापर्व, जहां पर हर आमो खास अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि हर एक वोट है जरूरी। तो लोकतंत्र के चुनावी पर्व में दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दिया। आप इस वक्त 4 तस्वीरें देख सकते हैं। अल्लू अर्जुन अभिनेता, तो वहीं जूनियर एनटीआर और अभिनेता चिरंजीवी, सुप्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी और मशहूर अभिनेता पवन कल्याण पहुंचे अपने अपने क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने। तो मशहूर हस्तियां, और हम देख सकते हैं कैसे कतार में लगकर इन तमाम मशहूर हस्तियों ने अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सारण में विशाल जनसभा की। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास कर दिखाया है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले केंद्र में सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानु बहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? तो विपक्ष पर लगातार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा पटना साहिब वो पहुंचे और उन्होंने वहां माथा टेका। पीएम वहां अरदास में शामिल हुए और कीर्तन भी उन्होंने सुना। पीएम ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए दुर्लभ शास्त्रों के भी दर्शन किए, और प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा पटना साहिब में उन दुर्लभ और तो पीएम ने गुरुद्वारे में सेवा की, लंगर भी परोसा। प्रधानमंत्री ने लंगर रसोई पहुंचकर वहां सेवा की और गुरुद्वारे में मौजूद संगत को लंगर परोसा। प्रधानमंत्री को गुरुद्वारा समिति द्वारा सम्मान पत्र और सिख बीबियों द्वारा माता गुजरी जी का चित्र भी भेंट किया गया। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस पवित्र स्थान की दिव्यता, शांति और समृद्ध इतिहास का अनुभव कर वास्तव में धन्य महसूस हुआ। इस गुरुद्वारे का श्री गुरु गोविंद सिंह जी से गहरा संबंध है। हमारी सरकार को उनके 350वें प्रकाश उत्सव को भव्य तरीके से मनाने का सम्मान प्राप्त हुआ। पीएम ने कामना की कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं सभी का मार्गदर्शन करती रहें। पीएम ने लिखा कि सिख धर्म समानता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। सिख धर्म का केंद्र बिंदु सेवा है। आज सुबह पटना में मुझे भी सेवा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही सुखद और विशेष अनुभव था। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक समिति ने प्रधानमंत्री को एक सम्मान पत्र भेंट किया। इस सम्मान पत्र में पीएम को संबोधित करते हुए तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक समिति ने कहा कि आप पर वाहे गुरु जी की अपार बख्शीश है और आप उनके आशीष से यूं ही देश की कौम की सेवा करते रहे। और बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। वाराणसी से मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहां नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले
रुक करेंगे वाराणसी से। तीसरी बार चुनाव मैदान में है प्रधानमंत्री मोदी और आज वो रोड शो पर निकलेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के बाद ये रोड शो शुरू होगा। इसके लिए बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। शहर में पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। रोड शो जिन इलाकों से गुजरेगा उन रास्तों को बेहद सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसमें बीएचयू गेट स्थित मालवीय प्रतिमा और गोदौलिया चौराहा प्रमुख हैं। पीएम के रोड शो में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। और यूपी के वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। पीएम के रोड शो को लेकर काशी को भव्य ढंग से सजाया गया है। बनारस की जनता में पीएम मोदी को देखने और उनकी झलक पाने की बेताबी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज रोड शो के बाद पीएम कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से नामांकन भी दाखिल करेंगे। ऐसे में पीएम के रोड शो से लेकर उनके नामांकन दाखिल करने पर पूरे देश की नजर है। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने वाराणसी की जनता के मन की टोह लेने के साथ ही रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर, यानी जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है। इस गेट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज शाम शुरू होगा। आप यहां पर देख रहे हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्साह दिख रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस मुख्य गेट पर, जिसे लंका गेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो शुरू करेंगे और काशी के इसी मुख्य रास्ते से ये रोड शो गुजरेगा। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जो रविदास गेट, मदनपुरा, गोदलिया से होते हुए खत्म होगा काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार पर। और ये पूरा रास्ता भाजपा के झंडे, यहाँ पर आप देखें वो माहौल वो दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं रोड शो के लिए, अपने जनता से मिलने के लिए। और हम जानते हैं 2014 में जब सब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन कर लिए आए हुए थे काशी, तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी। और तब से लगातार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आते रहे हैं और इस बार नामांकन के लिए आ रहे हैं। मंगलवार यानी कल नामांकन होना है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। काशी की पुरातन संस्कृति को संजोते हुए जो तस्वीर बदली है काशी की, उसकी एक पूरी झलक आप इस रोड शो में देखेंगे। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। बात करेंगे यहाँ पर जो काशी में जो कार्यकर्ता हैं उनसे। देखिए, आज का यह ये जो रोड शो है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आज तक भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की जितने भी रोड शो हुए हैं, जितने भी नामांकन हुए, उन सबसे भव्य और दिव्य, उन सबसे बड़ा रोड शो होने जा रहा है। और रिकॉर्ड तोड़ भीड़, जब शाम को आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे सरसों फेंकने की भी जगह नहीं रहेगी इस काशी में। काशी की जनता ने मोदी जी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए यहाँ की जनता कहती हमार काशी हमार मोदी। नहीं, रोड शो है, कल नामांकन है, उसी को देखना है। इस तरह की जनता उत्साह दिखाया जाता है, जनता के उत्साह को, जोश को, उमंग को देखने के लिए आए हम लोग भी। बनारस की जनता क्या चाहती है? आप देखिए, एकमात्र लोकसभा है जो देश का प्रधानमंत्री चुनती है, तो निश्चित रूप से काशी सबसे ज़्यादा हॉट सीट है पूरे देश के अंदर। और कल प्रधानमंत्री जी का नामांकन है, आज रोड शो है और काशी ऐसे सजी हुई है जैसे दिवाली पे सजती है। इतनी गर्मी में भी, चुनाव की गर्मी के आगे सब अपनी गर्मी को भूल चुके हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता का जो उत्साह दिख रहा है उसके हम साक्षी बने हुए काशी में, और बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो जबरदस्त तैयारियां और साथ ही जबरदस्त उत्साह यहाँ पर काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, उनके रोड शो के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
और हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता डॉक्टर प्रेम सिंह धूमल मौजूद रहे। डीसी कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों का भी अच्छा खासा हुजूम रहा। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर देश में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था। एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। और उड़ीसा में लोकसभा के चौथे चरण और विधानसभा चुनाव के लिए आज एक साथ मतदान चल रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से अपील की कि परिवर्तन के लिए लोग भारी संख्या में मतदान करें। उड़ीसा में परिवर्तन का बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार उड़ीसा विधानसभा में सत्ता परिवर्तन होगा। राज्य में आज 4 लोकसभा और 28 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 4 लोकसभा में 28 विधानसभा में शुरुआती जो जानकारी आ रही है, भारी मतदान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है। मैं आपके माध्यम से उड़ीसा की उस इलाके की वोटर्स को और अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में वो परिवर्तन के लिए मतदान करें। और रायबरेली में भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां राम मंदिर का विरोध करती हैं और कोई इन्हें बताए कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा। रामलला को अयोध्या में लाने वाले कौन है? मोदी जी, बीजेपी। जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? और फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली कर्मभूमि है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। और रायबरेली में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी के लिए वोट करने की अपील की। और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के पटना में होने वाले रोड शो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान काम किया होता उन्होंने तो रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर 10 वर्षों से इस देश पे प्रधानमंत्री जी राज कर रहे हैं। देश की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया है। तो अगर उन्होंने जो काम किया होता, डेवलपमेंट किया होता तो आज उनको कल रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये शो करते कि हमने कौन कौन से काम किए, वो जनता को गिनवाते। लेकिन सिर्फ आके हाथ हिला करके और मीडिया में एक न्यूज बना करके चले जाने से ना तो देश का फायदा है और ना ही बिहार का फायदा है और ना ही उससे कोई रोजगार मिलने वाला है, ना ही उससे बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, ना ही उससे विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है, ना ही उससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। ये एक तरह से कहा जाए कि इस रोड शो से
जो बिहार की जनता है उसको परेशानी ही हुई है। परेशानी तो 10 सालों से दे ही रहे थे, ऊपर से कल भी वो आकर के वो मतलब बिहार की जनता को परेशान करके ही गए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पीए विभव कुमार पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सिविल लाइन थाने में आज सुबह 9:34 पर एक महिला का पीसीआर पर कॉल आया। इस कॉल में बताया गया कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई है। डीसीपी सिविल लाइंस मनोज कुमार मीणा के मुताबिक कुछ देर बाद एमपी मैडम सिविल लाइन थाने आई और लेकिन वह ये कहकर चली गई कि वह बाद में शिकायत देंगी। स्वाति मालीवाल ने अभी तक इस संबंध में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्वाति उन्हें नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि शिकायत बाद में देंगे। और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल कर सीएम केजरीवाल पर अपने ओएसडी विभव कुमार से पिटवाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस पूरी घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरी घटना पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बीजेपी की महिला नेता और प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत से की खास बातचीत। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद और दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ओएसडी ने उन पर हाथ उठाया है मारपीट की। मैं महिला होने के नाते पहले तो इस घटना को आप कितना बड़ा देखते हैं? बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। आज मीडिया के बंधुओं से और जो खबर मैंने टीवी पे सुनी वहाँ पर पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनकी मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की सांसद हैं उन पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और राजनीति की भिन्नता से ऊपर उठकर एक बहन के लिए खड़ी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उनके ओएसडी ने उनके साथ मारपीट की, इस तरह का आरोप लगाया है। सीधे बात करते हैं और समझते हैं मैम ये कितना बड़ा मुद्दा है जिस तरह से एक महिला ने आरोप लगाया और आप स्वयं इस बार चुनावी समर में हैं और महिला होने के नाते कितना गंभीर आरोप है? स्वाति मालीवाल जी जो आज सांसद हैं, पूर्व महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष हैं, वो सीएम हाउस से दिल्ली पुलिस को मदद के लिए कॉल करती हैं। वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती हैं कि मैं सीएम के घर पर हूँ, सीएम के ओएसडी विभव कुमार मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के उकसाने पर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। वो महिला जिसके हाथ में पूरी दिल्ली सौंपी गई थी, आज वो खुद प्रताड़ित अगर होती है अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पर उनके ओएसडी द्वारा और उन्हें पुलिस कॉल करनी पड़ती है, तो इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती है। धन्यवाद मैम। तो ये थी कमलजीत सहरावत जी जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक बड़ी घटना है और जिस तरह से न सिर्फ एक सांसद और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना होना अपने आप में सवालिया निशान लगाता है महिला सुरक्षा को लेके। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज जब भारत आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसके कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो देश में रोजगार के अवसरों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इस समय स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने आज एक नई रिपोर्ट मोदीनॉमिक्स के परिणाम रिलीज की। इस रिपोर्ट में लगातार सुधारों के चलते भारत में नए रोजगार की संभावना और नए रोजगार का निर्माण के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में 2014 से इस हर साल औसतन 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बारे में बताया गया है। स्कॉच द्वारा 2014 से लेकर 2024 के बीच मोदीनॉमिक्स के परिणाम घोषित किए गए हैं। ये इस श्रृंखला की 5वीं रिपोर्ट है।
क्रेडिट लिंक्ड रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहल से 2014 के बाद से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014 से हर साल औसतन करीब 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मोदीनॉमिक्स के परिणाम पर स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर से हमारी संवाददाता भावना नायर ने की खास बातचीत। साल 2014 से हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं, यानी कि पिछले 10 साल में 51 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और ये ताज़ा आंकड़े हैं स्कॉच ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट के। और हमारे साथ स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन इस समय मौजूद है समीर कोचर जी। समीर कोचर जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। ताज़ा आंकड़े क्या बयां कर? ताज़ा आंकड़े जो बोल रहे हैं, पहली चीज़ मैं स्पष्ट करूँ कि 51 करोड़ पर्सन ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। इसके अंदर दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो क्रेडिट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है, जहां लोगों को रोज़गार के लिए लोन दिया गया है और उस लोन से काफ़ी अच्छी जॉब जनरेशन हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी लोन दिए गए हैं और उसकी वजह से ही कम से कम 2.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल ऐड हुई हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने हर साल के न्यू अकाउंट एडेड का नंबर लिया है और हमने फील्ड सर्वे करके देखा है कि एक अकाउंट से कितनी नौकरी जनरेट हो रही है। 3-4 चीज़ें हुई। एक तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो ये जनधन आधार मोबाइल आया, गांव-गांव के अंदर क्रेडिट लिंकेज गए, बैंक्स का अपना नेटवर्क बढ़ा, तो ये जो है फाइनेंशियल डीपनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई और क्रेडिट गैप जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर 12% आउटरीच गैप कम हुआ है। उसका इम्पैक्ट जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के साथ भी है। जिस स्टेट में ज़्यादा कम हुआ है उसका एनएसडीपी भी अच्छा हुआ है, तो ये कोरिलेशंस भी इसमें पॉजिटिव हैं। तो इसका फाइनली जब ये इकोनॉमिक्स को आप छोड़ के साइड पर रखें तो ज़मीन पे क्या हुआ? तो ज़मीन पे ये हुआ कि इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये थे हमारे साथ स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन जो ये बता रहे थे कि साल 2014 से लगातार रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इसका मुख्य कारण रहा है सरकारी योजनाएं। कैमरामैन सुमित के साथ भावना नायर, दिल्ली, डीडी न्यूज़। तो रोजगार बढ़े हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन